So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the further questions of कारो, right? और मस्ती मस्ती में पोर्टफोलियो की PDF इधर ओपन कर दी, मैं इधर कारो की PDF लेकर आता हूँ। चलो यार स्टार्ट करते हैं। हमने 7 तक पढ़ लिया था, राइट? अब आर लिमिटेड एज 31 मार्च 2020 उसने डिफ़ॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो डिफ़ॉल्ट करा, पर वो जो है 31 मार्च के बाद पे कर दिया था। कंपनी मैनेजमेंट का ओपिनियन ये है कि डिफ़ॉल्ट को तो ठीक कर लिया ना ऑडिट कंप्लीशन के पहले, राइट? तो कारो में क्यों रिपोर्ट करें? तो देखो, हमको क्लॉज 8 में क्या बताना पड़ता है कि क्या कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है क्या लोन और बोरिंग में। लोन और बोरिंग उन्होंने अगर गवर्नमेंट 1 सेकेंड तो क्या बोला इसमें कि डिफ़ॉल्ट इज सेट राइट, डिफ़ॉल्ट को ठीक कर लिया ऑडिट कंप्लीशन के पहले। तो क्लॉज 8 क्या बोलता है कि कंपनी वेदर कंपनी हैज़ डिफ़ॉल्ट इन द लोन और बोरिंग जो उसने डिबेंचर होल्डर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, इनफैक्ट गवर्नमेंट से लिया है, तो क्या उसने डिफ़ॉल्ट करा है? देखो लो, फिर तुमने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो पीरियड कितने साल से कितने टाइम से तुम डिफ़ॉल्ट कर रहे हो और अमाउंट कितने अमाउंट का डिफ़ॉल्ट करा है बताओ। और पॉइंट ये है कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है तो तुमको लेंडर वाइज डिटेल भी बतानी पड़ेगी। देखो इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि हम जो डिफ़ॉल्ट है वो बैलेंस शीट डेट पे देखते हैं, एट बैलेंस शीट डेट, ठीक है? अब देखो ये डिफ़ॉल्ट जो है हम ईयर एंड पे देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है अब समझो। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट आता है, वो इधर भी जो है कंपनी ने लोन किससे लिया था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है ना? तो इधर पे आ जाएगा वो। फिर पॉइंट ये आता है कि इसमें शेड्यूल 3 का भी रेफरेंस आता है। सी हमने भी इधर लिखा हुआ है कि उसको नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ता है कि एज पर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन बैलेंस शीट प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 3 ये टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर लोन, आपको उधर जो है टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन बताना पड़ता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट। वो जो पीरियड और अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट है ना, वो तुमको बैलेंस शीट में ही बताना पड़ता है, नोट्स में, ठीक है? इट ऑल्सो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ पीरियड एंड अमाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट एज ऑन बैलेंस शीट, राइट? तो डिफ़ॉल्ट एज ऑन बैलेंस शीट डेट, पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट, ये सब बताना पड़ता है। और पॉइंट ये है कि सेपरेटली इन ईच केस, ठीक है? और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि ड्यू डेट पे नहीं करा। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये भी होता है कि वो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे, और वो ईयर एंड पे भी डिफ़ॉल्ट है। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके ने टर्म लोन लिया था नेशनलाइज बैंक से, ठीक है, इन 2015, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट थे, फ्रॉम 31 मार्च 16, ठीक है? तो 31 मार्च 16 को एक इंस्टॉलमेंट है। इट हैज़ रीपेड द लोन, तो 2016-17 में, पर 18-19-20 में डिफ़ॉल्ट करा है। तो 18-19-20 हो गया एक तरीके से, ठीक है? और पीरियड ऑफ लोन भी 3 साल हो गया। एज एन ऑडिटर ऑफ ओके व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज़ सॉट रीशेड्यूलमेंट। रीशेड्यूलमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि डिफ़ॉल्ट नहीं कराओ। रीशेड्यूलमेंट का मतलब भी हो जाता है कि आपने डिफ़ॉल्ट करा है। और अगर आपने लोन लिया है और अगर आपने लोन डिबेंचर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट से लिया है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है तो अमाउंट एंड पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट आपको बताना पड़ेगा। और इनफैक्ट लेंडर वाइज डिटेल भी देनी पड़ेगी अगर जो है गवर्नमेंट और डिबेंचर गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफ़ॉल्ट किया तो ये लिखा है कि अगर डिफ़ॉल्ट करा है, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट लेंडर वाइज डिटेल। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, देखो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट तो लेंडर वाइज डिटेल भी जाएगी। फिर एज पर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बोला गया है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, ये जो भी रीपेमेंट ऑफ लोन्स होते हैं ना, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट, तो टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, तो आपको नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ता है। पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट तो वो तो चलो हमको कारो में भी बताना पड़ता है, इधर भी हमको बताना पड़ता है, ठीक है? पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट एज ऑन बैलेंस शीट डेट इन रीपेमेंट ऑफ पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कितना इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट सेपरेटली इन ईच केस। और एक पॉइंट ये भी आता है कि रीशेड्यूलमेंट का मतलब डिफ़ॉल्ट ही होता है। रीशेड्यूलमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। रीशेड्यूलमेंट आपने कर लिया फिर भी डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, ठीक है? तो इधर तो डिफ़ॉल्ट का पीरियड 3 साल है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? चलो कारो, अंडर कारो, हाउ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ वुड यू कमेंट द फॉलोइंग कि टर्म लोन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम बैंक फॉर एक्वायरिंग। देखो ये 9th आ गया, 9th अपना IPO का आ गया। IPO
FPO, टर्म लोन्स, इसमें टर्म लोन भी कवर है। आपने एक्वायर करा था R&D इक्विपमेंट परचेस करने के लिए, 15 लाख को जो है आपने डायरेक्टर के लिए कार खरीद ली। कारो क्या बोलता है कि आपने मनी रेज करा है IPO FPO टर्म लोन से और पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ करना था, आपने नहीं करा और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करा, ठीक है। तो आपने क्या ऐसा करा है क्या, ठीक है। तो वेदर पहले तो क्या आपने उसको सही तरीके से यूज़ करा, अप्लाइड फॉर पर्पस, वेदर अमाउंट अप्लाइड फॉर पर्पस। और अगर नहीं करा है तो क्या आपने बाद में करा है कि आपने डिफ़ॉल्ट ही करा है, ठीक है। अगर बाद में करा है मतलब सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन करा है, तो इफ़ नॉट देन डिटेल्स टुगेदर विद डिले और डिफ़ॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन मस्ट बी रिपोर्टेड। डिले करा है तो ठीक है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट ही कर दिया है, डिले कराओ तो सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन क्या होगा तो आप बता दो, और अगर डिफ़ॉल्ट करा है तो वो भी बताओ। तो ये लिखा हुआ है कि आपने जो मनी रेस करा है IPO FPO टर्म लोन से, क्या वो पर्पसफुली अप्लाई किया है कि नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो डिटेल्स टुगेदर विद डिले और डिफ़ॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। तो डिले, डिफ़ॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन जो है आप बताओ। ऑडिटर की प्रोसीजर क्या है, अब ऑडिटर को ये सब रिपोर्ट करना है ना कि क्या आपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करा है, और अगर आपने जो है नहीं करा है तो आपने बाद में करा है तो डिले या डिफ़ॉल्ट और सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन करा हो, राइट। एक होता है कि भैया डिले कर देना कि आपने पर्पस के लिए यूटिलाइज़ नहीं किया, आपने बाद में किया। एक होता है कि आपने डिफ़ॉल्ट करा हो और डिफ़ॉल्ट का आपने ठीक कर लिया, और एक होता है कि आपने ठीक ही नहीं करा, ठीक है। तो आपको सब बताना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑडिटर को लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन समझनी पड़ेगी, ये समझने के लिए कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप ले लो मैनेजमेंट से, बाकी जो है अदरवाइज़ आपको खुद को भी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी तो पड़ेगी लोन की। इन द इंस्टेंट केस कंक्लूजन आ गया कि इन आवर ओपिनियन, और इन हमारे ओपिनियन के मुताबिक और एज पर द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अवेलेबल गिवन टू अस, ठीक है, टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर अ पर्पस, वो अप्लाइड किया था फॉर विच लोन वॉज ऑब्टेन, तो 15 लाख को जो है बाय करा, कार बाय करी, ठीक है। तो ये सब लिखना पड़ेगा कि टर्म लोन को यूज़ तो करा है पर 15 लाख को जो है उसके लिए यूज़ कर दिया। ऐसा नहीं लिखेंगे कि टर्म लोन को यूज़ नहीं किया, हम ये बोलेंगे कि हाँ पर्पस के लिए यूज़ करा था, 15 लाख को ये कार खरीद ली। चलो, एज ए स्टैट्यूटरी ऑर्डर हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग। LM ने ऑब्टेन करा टर्म लोन 300 लाख का फ्रॉम अ बैंक एक फैक्ट्री बनाने के लिए, पर डिले कर दिया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो टेम्प्रेरी इन्वेस्ट करा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में। तो देखो सिंपल सी बात है, अमाउंट वॉज रेज्ड वॉट नॉट अप्लाइड फॉर पर्पस, और अगर नहीं करा है तो डिले विद सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, वो सब बताना पड़ता है आपको, ठीक है। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन टर्म लोन की तो चेक करना ही चाहिए, और फंड यूटिलाइज नहीं किया तो फैक्ट बता दो। अगर आपने टेम्प्रेरी इन्वेस्ट किया है सरप्लस फंड, तो ऐसे केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा फैक्ट, क्योंकि अगर आपने डिले करा है, डिफ़ॉल्ट करा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने इधर इन्वेस्ट कर दिया है। तो ऑडिटर शुड मेंशन द फैक्ट दैट पेंडिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रेजिंग थ्रू टर्म लोन, ठीक है, कि पेंडिंग यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा कि फंड वर्ड टेम्प्रेरी यूज्ड, क्योंकि इधर जैसे कि R&D में भी तो बोला कि फंड वर्ड यूज्ड टू बाय, है ना, ये लिखा हुआ है ना, तो इधर भी ये लिखा हो कि फंड वर्ड टेम्प्रेरी यूज फॉर द पर्पस अदर देन फॉर विच दे वर रेज्ड, ठीक है। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ये 9 हो गया, ठीक है। 10वां अपना कार हो गया, ठीक है। फिर आता अपना MNR और PNR। चलो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31/3/2020 प्राइवेट लिमिटेड ने बोरो करे नेशनलाइज बैंक से टर्म लोन, जिसमें 16 लाख मशीन खरीदने के लिए था, 20 लाख इरेक्शन एक्सपेंसेस के लिए था। अब 31 मार्च 20, ठीक है। टोटल कैपिटल फ्री रिजर्व एंड टर्नओवर, ओके, टोटल कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है 50 लाख है, टर्नओवर 1920 का 750 लाख है। अब समझो, 1 करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो टोटल कैपिटल फ्री रिजर्व, ठीक है, वो तो 1 का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, टर्नओवर 750 का क्राइटेरिया, 10 का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, पर बैंक क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। मतलब लोन बैंक ने पे कराए 100 लाख टू द वेंडर। अच्छा, उसने ना मार्च में तुमने लोन लिया था, ठीक है, तुमने उसने ना दिसंबर 19 मतलब कि 19-20 में तुमने लोन लिया था, और बैंक पेड 100 लाख टू द वेंडर ऑफ द कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी। देखो वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये 19-20 की बात कर रहा हूँ। 120 लाख का टर्म लोन लिया, 100 लाख मशीन खरीदने के लिए था, और 20 लाख इरेक्शन एक्सपेंसेस था। अब 31 मार्च 20 को ही टोटल कैपिटल फ्री रिजर्व और टर्नओवर दे के रखा है। बैंक ने 100 लाख पे करे थे टू द वेंडर
फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी, क्योंकि आपने लोन लिया है ना मशीन परचेस करने के लिए, तो आपने वेंडर को दे दिया 31/5/19 को, 31/12/19 को। मशीन यार्ड में आ गई है और 28/2 को बैलेंस जो 20 लाख का है, कंपनी हैड ड्रॉन द बैलेंस ऑफ लोन 20 लाख टू द क्रेडिट ऑफ इट्स करंट अकाउंट। कंपनी हैड ड्रॉन द बैलेंस ऑफ लोन 20 लाख टू द क्रेडिट ऑफ इट्स करंट अकाउंट। अच्छा, अपने करंट अकाउंट में ले लिया, मेंटेन विद द बैंक एंड यूटिलाइज द फुल अमाउंट। और आपने पूरा अमाउंट किस में यूज़ करा? रिनोवेशन में ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग। भैया आपने इरेक्शन एक्सपेंसेस के लिए था बचा हुआ 20 लाख, और 20 लाख आपका इरेक्शन एक्सपेंसेस के लिए था लिखा हुआ है, और आपने रिनोवेट कर लिया, अपनी बिल्डिंग बना ली, राइट। अब पॉइंट ये है कि क्या कंसर्न करना चाहिए। अब रिपोर्टिंग के अंदर करो मिस यूटिलाइजेशन, ठीक है, ओके। तो इधर भी यही है कि वो आपने अप्लाई करा है, और अप्लाई करा है फॉर पर्पस अदर देन पर्पस जिसके लिए आपने रेज करा था, ठीक है। तो इधर भी जो है आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग के लिए किया है 20 लाख। तो ऐसे केस में आपको लिखना पड़ेगा कि इन द इंस्टेंट केस उन्होंने पूरा समझा दिया, ठीक है, और आपने जो है 20 लाख आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए यूज़ करा है। तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कारों में कि बोरिंग जो है एक्सीडिंग 1 करोड़ है, ठीक है। तो कारों तो लग रहा है। उसके बाद उनको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो अमाउंट यूटिलाइज़ करा है वो अप्लाई करा है फॉर द पर्पस अदर देन द पर्पस फॉर विच इट वॉज रेज्ड, एंड जो है अगर डिले करा है, डिफ़ॉल्ट करा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो उसके लिए यूज़ नहीं करा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए करा है। अब एक और है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्वेलरी बनाती है। सीनियर एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय आपको बताता है कि कंपनी ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करा प्योरिटी ऑफ गोल्ड। अब समझो, प्योरिटी ऑफ गोल्ड नहीं बताना क्या फ्रॉड हो जाता है? तो हमने ये पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि वेदर एनी फ्रॉड, देखो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि क्या वेदर एनी फ्रॉड बाय कंपनी पे हुआ है या ऑन द कंपनी बाय कंपनी ने करा है या कंपनी पे हुआ है। कंपनी पे हुआ है ऑफिसर और एम्प्लॉय द्वारा, वो क्या आपने नोटिस और रिपोर्ट करा है। तो फ्रॉड कंपनी ने किया है या कंपनी पे हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने नोटिस और रिपोर्ट करा है, ठीक है, अगर वो फ्रॉड हैज़ बीन नोटिस और रिपोर्टेड कि वो ड्यूरिंग द ईयर आपने देखा कि कंपनी ने करा हो या कंपनी पे हुआ है ऑफिसर एम्प्लॉय द्वारा, और अगर है ऐसा नोटिस और रिपोर्टेड या किसी दूसरे ने नोटिस या किसी दूसरे ने रिपोर्ट करके रखा है या आपने कभी नोटिस करा हो, तो आप अमाउंट बताओ यार और नेचर ऑफ फ्रॉड बताओ, ठीक है। तो इधर जैसे कि कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करा, तो ये क्या ये माने कि कंपनी ने फ्रॉड करा है, राइट। क्या फ्रॉड में ये वाले फ्रॉड कवर है? इसके लिए आपको 240 पढ़ना पड़ेगा कि 240 में ऑडिटर जो है कंसीडर कंसर्न विद फिनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, वो फ्रॉड जिससे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, दैट कॉज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रॉड दैट कॉज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, नॉन डिस्क्लोजिंग प्योरिटी डज नॉट कॉज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, तो अगर आपने प्योरिटी डिस्क्लोज नहीं करी प्रॉपर्ली तो पेनल्टी लगेगी, वो सब अलग होता है, पर नॉन डिस्क्लोजिंग ऑफ प्योरिटी डज नॉट कॉज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। तो देखो ऑडिटर को कमेंट करना पड़ता है कि फ्रॉड बाय या फ्रॉड ऑन कंपनी बाय ऑफिसर एम्प्लॉय, नोटिस रिपोर्टेड है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप नेचर ऑफ अमाउंट बताओ, पूरा प्रॉपर केस बता दिया। अब इसे 240 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कंसर्न होता है फिनेंशियल फ्रॉड के रिस्पेक्ट में जो कॉज करते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो फ्रॉड दैट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। नॉन डिस्क्लोजिंग प्योरिटी डज नॉट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऐसे इसमें रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। अगला, द इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड अ फ्रॉड, अच्छा, इन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। HR डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट में दिक्कत क्रिएट कर रहा है, वेदर सर्टन सम्स वर एलिज टू हैव बीन टेकन एज किक बैक फ्रॉम एम्प्लॉय। वो बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट में दिक्कत है, रिक्रूटमेंट में फ्रॉड है, कुछ सम उनसे लिए जा रहे हैं एज किक बैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ फॉर टेकिंग देम ऑन बोर्ड, ठीक है। तो कुछ सर्टन सम वो लिए जा रहे हैं टू हैव बीन टेकन एज किक बैक from employees for taking them on board with the company. After due investigation, concerned HR manager was sacked. The amount of such kickback is expected to be in range of 12 lakh. तो ये फ्रॉड कौन कर रहा है? HR मैनेजर कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये नोटिस और रिपोर्ट हो गया ना। अब पॉइंट ये है कि ये नोटिस और रिपोर्ट इंटरनल ऑडिटर ने किया है, ये इंटरनल ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करा है फ्रॉड, ठीक है। तो भी ठीक है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, तो हाँ करेगा।
तो आपको समझना पड़ेगा कि वेदर एनी फ्रॉड बाय कंपनी या ऑन कंपनी बाय ऑफिसर एम्प्लॉय हैज़ बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड। नोटिस मतलब कि आपने खुद ने नोटिस करा हो, रिपोर्टेड या किसी दूसरे ने रिपोर्ट करा हो। और अगर ऐसा है तो नेचर और अमाउंट आपको बताना पड़ेगा। इधर इंटरनल ऑडिटर ने करा है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। What are the reporting requirement in the auditor's report? A fraud has been committed against company by officer। अच्छा, ऑफिसर एम्प्लॉय ने किया है तो पैरा 3 क्लॉज 10, ठीक है। और 143(12) भी आएगा, राइट। तो पहले उन्होंने पूरा वो बता दिया, पैरा 3 क्लॉज 10 बताया। 143(12) तो ये बोलता है कि अगर इफ़ एन ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ ड्यूटी हिज ड्यूटीज हैज़ रीजन टू बिलीव that fraud involving amount as may be prescribed, fraud इतने अमाउंट का फ्रॉड is being और has been हुआ है या हो सकता है committed in the company by officer employee। इधर कंपनी ने फ्रॉड किया है वो नहीं कवर होता, यह कंपनी पे ऑफिसर एम्प्लॉय ने फ्रॉड करा है और फ्रॉड हुआ है या होने वाला है। is being और has been committed by officer employee on the company। ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर, ये पर्टिकुलर मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये अमाउंट है 1 करोड़ या इससे ज़्यादा का फ्रॉड हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर अगर हाँ लेस देन स्पेसिफाइड अमाउंट है तो चल जाएगा। ऐसे केस में जो है ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को भी करे। ऑडिट कमेटी तो ऑडिट कमेटी को, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करे तो काफ़ी है, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, नोटिस और रिपोर्टेड, फ्रॉड नोटिस और रिपोर्टेड। उधर क्या बोला है, फ्रॉड इज बीइंग और हैज़ बीन, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है बाय द कंपनी, इधर बाय द कंपनी भी है और इधर सिर्फ जो है ऑन द कंपनी, ये इन द कंपनी, ठीक है। तो ऐसे केस में रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाएगी। तो इन द प्रेजेंट केस जैसे कि द फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर, तो 143(12) भी लग जाएगा, कारो 3 पैरा 10 भी लग जाएगा, पैरा 3 क्लॉज 10 भी लग जाएगा, ठीक है। सब सपोज करो कि अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड और पैरा 3(10) भी लग जाएगा। फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, ये तो वेंडर है तो कायदे से तो दोनों में नहीं आना चाहिए, ओके। कंपनी हैज़ कमिटेड मेजर फ्रॉड ऑन इट्स, कंपनी ने करा है, ठीक है। तो इधर तो अब देखो, इधर तो रिपोर्ट होगा नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और इधर कंपनी ने करा है, कंपनी हैज़ कमिटेड अ मेजर फ्रॉड ऑन इट्स कस्टमर, तो कायदे से जो है ये नहीं रिपोर्ट होना चाहिए क्योंकि फ्रॉड ऑन कंपनी देखा जाता है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ सच फ्रॉड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ सच फ्रॉड, उस फ्रॉड का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो ये सब चीज़ें हमने इधर लिख के भी रखी थी कि फ्रॉड को रिपोर्ट करा है, फ्रॉड हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में उसको रिपोर्ट करा है, ठीक है। बट ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने नोटिस नहीं करा है, पर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी इधर डालेगा क्योंकि नोटिस द रिपोर्टेड, ठीक है। अपने ये देखते हैं कि फ्रॉड कंपनी पे हुआ है या कंपनी ने करा है, कंपनी पे हुआ है या ऑफिसर एम्प्लॉय द्वारा हैज़ बीन नोटिस द रिपोर्टेड, आपने नोटिस करा है या किसी दूसरे ने रिपोर्ट किया है, ठीक है। पर इधर अगर हम 143(12) देखें तो ऑडिटर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग सच अमाउंट जो भी है इज बीइंग और हैज़ बीन कमिटेड, तो ऑडिटर हैज़ रीज़न टू बिलीव, ठीक है। तो जैसे कि इधर भी यही पॉइंट है कि फ्रॉड हैज़ बीन रिपोर्टेड, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट हुआ है बट ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने नोटिस नहीं किया, तो ऐसे कैसे 3(10) में तो चले जाएगा। और वही है एक इफेक्ट ऑफ सच फ्रॉड नीड टू बी रिपोर्टेड। चलो अगला, ओके। कारो 2016 हैज़ बीन मेड सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस। अच्छा ओके, 2016 का आया था, 2016 में इन्होंने बोला था कि बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं एंड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, बहुत सारी नई रिक्वायरमेंट आई है 2015 से कंपेयर करो तो ये इनिशियल टाइप की क्वेश्चन है कि जब वो कारो नया इंट्रोड्यूस हुआ था, आप देखो नवंबर 2016 में ऐसा पूछा था कि बताओ क्या क्या नया है कारो 2016 के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़ो, अब तो 21 आ गया। While the audit team has identified various matters, they need your advice to include the same in your audit report. लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसने पेरेंट से ली है पर कोई टर्म्स नहीं है, ठीक है ना, कोई टर्म्स है, नीदर द इंटरेस्ट ऑन ऑल द प्रिंसिपल हैज़ बीन रिपेड।
अब देखो ये जो एक रीपेमेंट ऑफ लोन है जो हम पढ़ते, देखो रीपेमेंट का ही याद आ जाएगा कि आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग पेरेंट से ली है और कोई एग्रीड टर्म्स में है, ठीक है, टर्म्स ही नहीं है, राइट। एंड टर्म्स तो छोड़ो, और इसके बाद जो है ना तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अभी तक आपने रीपे करा है, ठीक। कोई इधर हमने क्या समझा है कि अगर बैंक ने डिफ़ॉल्ट करा है तो, ठीक है, तो उसको अमाउंट और पीरियड बताना पड़ता है, और इधर तो उसने रीपे ही नहीं करा है। बाकी अगर हमने तीसरे क्लॉज में देखे तो अपन ने पढ़ा है लोन गिवन बाय कंपनी, इधर इसने तो लिया है, ठीक है, तो लोन गिवन बाय कंपनी, इसने तो इसने बोरोइंग ली है फ्रॉम पेरेंट, तो 3 तो आने से रहा, ठीक है। लोन टू डायरेक्टर, वो भी लोन दिया है, तो इधर तो आने से रहा। और लोन लेने पे कुछ है नहीं, पर हाँ रीपेमेंट, अगर आपने लोन लेने का रीपेमेंट में दिक्कत करी तो है ऐसा, ठीक है। फिर बात आती है कि 11 मैनेजर रेम्युनरेशन है, 12 निधि कंपनी है। अब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अब देखो समझो, और ट्रांजेक्शन देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ये है कि जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ किए 177 188 का कंप्लायंस कराया कि नहीं कराया, ठीक है। देखो क्या लिखा है, और ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी आर इन कंप्लायंस विद 177 188 एंड द डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लायंस करो, साथ ही साथ जो डिटेल्ड है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करो एएस द्वारा। तो जो भी एप्लीकेबल एएस इंडेस बोलता है उस हिसाब से उसको डिस्क्लोज करो। तो अगर आपने जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग ली है और आपने उसको रीपे नहीं करा अभी तक, इसको 8 में मत डाल देना, ये इधर आएगा, क्योंकि इधर पेरेंट आ गया, इधर समझो ना, इधर पॉइंट समझो, इधर पेरेंट आ गया, ठीक है। चलो, द अमाउंट ऑफ 3.25 लाख पर मंथ, ठीक है, इज पेड टू वी केयर एसोसिएट, जो अब हमने पे करा है, विच इज़ रिलेटेड पार्टी फॉर मार्केटिंग सर्विसेज रेंडर्ड उसने करी, इसलिए और पता चला कि जो कंसिडरेशन है वो 0.25 से ज़्यादा दिए हैं, ठीक है। वाइल द ट्रांजेक्शन वॉज अकाउंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अमाउंट्स पेड, नो सेपरेट डिस्क्लोजर हैज बीन मेड। देखो आपने ट्रांजेक्शन करा है तो इज इन कंप्लायंस विद 177 एंड 188, साथ ही साथ उसको सेपरेट डिस्क्लोज भी करना पड़ता है एज पर दी एएस, ठीक है। वो सेपरेट डिस्क्लोज नहीं करा, सेपरेट डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट में, हाईलाइट करते हुए इसको सेम एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मतलब कि सारे ट्रांजेक्शन हमको कंप्लायंस भी करना है, साथ ही साथ उसको सेपरेट डिस्क्लोजर भी करना है इन नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर ऑल ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टीज़ के साथ है, क्या 177 188 का कंप्लायंस हो रहा है, ठीक है। तो वेदर ऑल ट्रांजेक्शन आर इन कंप्लायंस विद 177 188, ठीक है। और डिटेल्स को भी जो है डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बोलते हैं कि आपको डिटेल्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में बतानी है कि ये ट्रांजेक्शन है, हाईलाइटिंग द सेम एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब ये पॉजिटिव सेंस में पूछते हैं, ये नहीं बोलते कि ट्रांजेक्शन कंप्लायंस नहीं हो रहे क्या, ये ऐसा पूछते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन आर इन कंप्लायंस, क्या सब सही चल रहा है ना, नहीं चल रहा है तो रिपोर्ट करो, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं पूछते कि क्या कुछ नहीं चल रहा है क्या, ऐसा नहीं पूछते कि ये नहीं चल रहा है क्या, वो बोलते क्या सब कुछ सही चल रहा है ना, नहीं चल रहा है तो बताओ। चलो, एक है कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड होल्ड कर रहा है 60% ऑफ इक्विटी शेयर इन वीक, 60% होल्ड करता है वीक में, परचेस कर रहा है गुड्स वीक से। एमडी ऑफ स्ट्रॉन्ग इज ऑफ ओपिनियन दैट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, नॉट नीड टू डिस्क्लोज द सेम। तो देखो ये रिलेटेड पार्टी तो है, ठीक है। तो ऑल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी आर इन कंप्लायंस, ठीक है। इफ़ नॉट देन डिस्क्लोज करो, ठीक है। विद ऑल पार्टी आर इन कंप्लायंस और डिटेल, सॉरी इफ़ नॉट डिस्क्लोज करो नहीं, ऑल पार्टी और ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी आर इन कंप्लायंस विद 177 188 एंड डिटेल्स शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो फिर आपने ये बोल दिया कि सामने वाली पार्टी रिलेटेड पार्टी है, तो इसलिए हमको जो है A18 लग रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में कभी ये नहीं देखे रखा है कि रिलेटेड पार्टी, बस ये देखे रखा है कि 60% इक्विटी होल्ड कर रहा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि देखो रिलेटेड पार्टी आ गया तो हमको ये 13 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब ट्रांजेक्शन होता है तो क्या और ट्रांजेक्शन आर इन कंप्लायंस विद 177 188, तो कंप्लायंस में क्या, एक तो ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी है, तो हमने पहले ये बोला कि देखो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है। अब फिर हम बता रहे हैं कि देखो कंप्लायंस विद 177 और 188, तो 177 188 में कंप्लायंस क्या रहते हैं, राइट। कंप्लायंस भी तो कुछ होंगे ना,
तो क्या है कंप्लायंस में ऐसा? तो देखो जैसे 188 बोलता है कि यू तो बोर्ड रिजोल्यूशन से पास हो जाता है, बट एक लिमिट से ऊपर जा रहा है तो स्पेशल OR लगता है। अब इधर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी, तो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज ऑब्लिगेशन बिटवीन द रिलेटेड पार्टी रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट तुमने प्राइस चार्ज करी हो नहीं करी हो, ठीक है। तो एक तो तुमने बोला ये रिलेटेड पार्टी है, फिर ये तुमने बोल दिया कि देखो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आता है, फिर तुमने ये बोल दिया कि देखो 188 में ये कंप्लायंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे केस में कंक्लूजन ये निकलता है कि इन द इंस्टेंट केस ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो कंटेंशन मैनेजमेंट का करेक्ट नहीं है, ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि 188 का कंप्लायंस है कि नहीं है। और साथ ही साथ चलो वो तो ठीक है, चलो तुमने सब सही भी किया, तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को शो करना पड़ेगा इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और पॉइंट ये है कि अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि नहीं शो करेंगे, क्या कर लोगे तुम, नहीं शो करना हमें, तो ऐसे केस में जो है एज़ पर SA 550 क्वालिफाइड ओपिनियन कर देंगे, ठीक है। देखो एक पॉइंट ये होता है कि आप पे क्लॉज एप्लीकेबल नहीं हो रहा, और एक होता है कि आपने पूरा कंप्लायंस करा है, ठीक है। जब एप्लीकेबल ही नहीं होता, जैसे फ्रॉड में अदर देन फाइनेंशियल फ्रॉड कुछ होता है, तो ये वो क्लॉज आपको एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप बोल दोगे कि कोई रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। पर अगर आपने उस चीज़ का कंप्लायंस करा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि हाँ प्रॉपर कंप्लायंस करा है। तो क्या लिखा है कि ऐसा 550, ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करो अगर मैनेजमेंट डिफ्यूज़ करता है तो देखो अगर ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं होता तो ये तो रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, पर हाँ ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और अगर आपने 177 188 का कंप्लायंस करा है तो भी आप रिपोर्ट करोगे ये बोलते हुए कि हाँ ऑडिटर ने इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट ने इन सब चीज़ों का कंप्लायंस करा है। और अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा तो भी रिपोर्टिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो अपन क्या समझ रहे हैं कि देखो जब क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता तो फिर तो रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब हम सब कुछ चीज़ों का पालन करते हैं तो भी हम रिपोर्टिंग करेंगे, और पालन नहीं करते तो भी रिपोर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो R&T हैज़ एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजेक्शन, लो ये आ गया आपका 15th, ठीक है। तो R&T जो है एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ है वन ऑफ द डायरेक्टर के साथ, मिस्टर राम के साथ जो डायरेक्टर का सन है, ठीक है। और एक्वायर करा है एसेट, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन में है राम डायरेक्टर के सन के साथ, और एक्वायर करी है एसेट फॉर कंसिडरेशन, कंपनी ने एक्वायर करी है एसेट फॉर कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन अदर देन वन सेकेंड और अदर देन कैश में आप किस तरीके से रिपोर्ट करोगे। तो हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन में ये देखते हैं कि क्या कंपनी एंटर हुआ है नॉन कैश ट्रांजेक्शन में विद डायरेक्टर, और डायरेक्टर भी कैश के कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी या पर्सन जो कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या कंपनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर हुई है क्या, और अगर हुई है तो 192 का कंप्लायंस करा है क्या, ठीक है। तो इधर जैसे कंपनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन में तो एंटर हुई है, डायरेक्टर के साथ नहीं, पर पर्सन कनेक्टेड में सन आ जाता है तो उसके साथ हुई है, तो क्या 192 का कंप्लायंस करा है, तो 192 भी लिख दो और पैरा 3 क्लॉज 15 भी लिख दो। तो वही कंपनी के एंटर हुई है नॉन कैश ट्रांजेक्शन में विद डायरेक्टर पर्सन कंसर्न, और अगर हाँ हुई है तो 192 का कंप्लायंस करा है कि नहीं करा है। अब 192 क्या बोलता है, 192 की बातें हमने इधर भी करके रखी है कि आपको OR पास कराना पड़ता है, राइट। तो जनरल मीटिंग में आपको OR पास कराना पड़ता है, साथ ही साथ उस मीटिंग के नोटिस में आपको सबको बताना पड़ता है कि ये अरेंजमेंट हम करने वाले हैं और इस वैल्यू का हम करेंगे, वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है। जो भी हम एक्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ असेट नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, पर हम उस एसेट को जो एक्वायर कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यूड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि ये सेक्शन तो डिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन का बताता है। सेक्शन प्रोहिबिट करता है कंपनी को कि आप इस अरेंजमेंट में एंटर नहीं हो सकते अनलेस, पर अगर आप मीट कर देते हो कंडीशन को तो आप एंटर हो सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट बाय विच अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी या कैश, मतलब डायरेक्टर ऑफ कैश या पर्सन कनेक्टेड, ठीक है, एक्वायर, डायरेक्टर एक्वायर कर रहा है, ठीक है, कंपनी से, या कंपनी एक्वायर कर रही है, ठीक है, या कंपनी एक्वायर कर रही है डायरेक्टर से, ठीक है। दोनों अरेंजमेंट में आपको पहले OR पास करना पड़ता है, और इसके पर्टिकुलर्स साथ ही साथ आपको जो है इसकी वैल्यू ऑफ असेट जो भी इसमें एलिमेंट है, ठीक है, ट्रांजैक्शन का जो भी एलिमेंट है, ट्रांजैक्शन की वैल्यू जहाँ से डिराइव हो रही है उसकी वैल्यूड करानी पड़ती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, ठीक है। तो इधर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। द फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्स ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शन,
ठीक है, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर हुई है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्लॉज रिक्वायर्ड कि वेदर द प्रोविजन कंप्लायंस कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो, सेकंड पार्ट ऑफ द क्लॉज बिकम रिपोर्टेबल, वो रिपोर्टेबल तभी होगा जब आंसर टू द फर्स्ट क्लॉज इज एफर्मेटिव। देखो, आंसर टू द फर्स्ट क्लॉज अगर एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव क्या कि कंपनी एंटर हुई है नॉन कैश ट्रांजेक्शन में, तो हाँ ये एफर्मेटिव है, ठीक है। तो कंप्लायंस कराए कि नहीं कराए, तो ये तो सेकंड पार्ट तभी आएगा जब पहले वाला आपने करा हो। तो जब पहले वाला ही नहीं करा है तो फिर सेकंड वाला भी नहीं आएगा। तो पॉइंट ये है कि सेकंड पार्ट ऑफ क्लॉज रिपोर्टेबल तभी होगा जब फर्स्ट क्लॉज एफर्मेटिव है। तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, कंपनी तो एंटर हुई है। देखो कंपनी एंटर हुई है नॉन कैश ट्रांजेक्शन में डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड से फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, ठीक है। और इन आवर ओपिनियन प्रोविजंस ऑफ 192 कंप्लायंस करा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब नॉन कंप्लायंस हो तभी रिपोर्टिंग होगी। देखो इधर भी आपसे पूछ रहे कि क्या आपने कंप्लायंस करा है, क्या आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर हुए हो क्या, तो आप बता दो, और नहीं करा है तो आपको बताना ही पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन है कि कंपनी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ NBFC, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या रजिस्ट्रेशन लिया है क्या। तो ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलो, ऑडिट प्रोसीजर क्या उसको फॉलो करनी पड़ेगी। कंपनी कैरी कर रही है NBFC का बिज़नेस, ठीक है, और रजिस्ट्रे और कारों के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है ना, रजिस्ट्रेशन ने ऑब्टेन करा कि नहीं करा। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे, क्योंकि आपको रिपोर्ट करना है कि रजिस्ट्रेशन ने करा है कि नहीं करा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि कंपनी NBFC है, कंपनी NBFC कैरी कर रही, तो ऑडिटर को प्रोसीजर में पहले ये देखना पड़ेगा कि ये NBFC है कि भी नहीं है, ठीक है। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो जो प्रिंसिपल एसेट्स, ये प्रिंसिपल बिजनेस जो है, ये NBFC का क्राइटेरिया पूरा कर रही कि नहीं कर रही, इन द सेंस यही बोलना चाह रहा हूँ। और अगर ये NBFC का क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो फिर ऑडिटर फिर ये चेक करेगा कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है। देखो क्लॉज 16 तो है कि वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड, क्या कंपनी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर है 45 IA में, और अगर है तो क्या आपने रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया। अब ऑडिटर की प्रोसीजर क्या है कि आपको देखना कि कंपनी क्या रिक्वायर्ड है कि नहीं, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर है कि नहीं 45 IA में। तो ऐसे केस में आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे, कंपनी का बिजनेस देखना पड़ेगा। तो ऑडिटर शुड एग्जामिन द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी, ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी देखने पड़ेंगे। फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना पड़ेगा कि कंपनी की जो फिनेंशियल एसेट है, ओके टोटल एसेट का 50% से ज़्यादा क्या वो फिनेंशियल एसेट है, एंड इनकम टोटल इनकम से 50% से ज़्यादा जो है इनकम फ्रॉम फिनेंशियल एसेट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक तो एसेट और इनकम देखोगे, तो आप वो देखोगे, फिर आप बोलोगे कि कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, फिर आप चेक करोगे कि तुमने रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया, क्योंकि तुमको तो रिक्वायरमेंट है। तो एक आपने इनकम चेक कर ली, ये इनकम हो गया। नेट ओन फंड, whether the company has net own fund as required for registration as NBFC। एक NBFC के रजिस्टर होने के लिए आपके पास एक नेट ओन फंड भी होना चाहिए। असेट का क्राइटेरिया तो है ही, इनकम का क्राइटेरिया भी है, तो पहला क्राइटेरिया ये, दूसरा नेट ओन फंड भी सफिशिएंट है कि नहीं। फिर आप पूछोगे कि देखो ये क्राइटेरिया तो तुम फुलफिल कर रहे हो, whether कंपनी हैज़ ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन एज NBFC, क्या आप तुमने रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। तो पहले ये चेक करो कि वेदर यू आर रिक्वायर्ड, तो हाँ तुम रिक्वायर्ड तो हो, क्योंकि इनकम एसेट का क्राइटेरिया है, नेट ओन फंड का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो। फिर ये देखो कि तुम रिक्वायर्ड हो, तो क्या तुमने रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया। तो यदि कंपनी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज NBFC, वो नहीं लिया है, तो मैनेजमेंट से डिटेल सॉर्ट करो। तो इस तरीके से हमने जो है कारों के सारे क्वेश्चंस करे हैं। मैं आपको फटाफट सारे 16 क्लॉज बोल देता हूँ। पहला फिक्स्ड एसेट है, दूसरा इन्वेंट्री है, तीसरा लोन गिवन बाय कंपनी, ठीक है। तो लोन गिवन बाय कंपनी टू द पार्टीज 189 वाली पार्टीज। फिर चौथा लोन टू डायरेक्टर 185 186 फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। फिर पाँचवा जाता है डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट से कोई क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है। छठा है अपना कॉस्ट रिकॉर्ड, सातवां स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है, आठवां रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, और वही भी लेंडर वाइज डिटेल वो सब आ जाता है। नौवां 9th IPO FPO और टर्म लोन पर्पसफुली यूटिलाइज करना। 10वां फ्रॉड, 11 12 13 14 15 16 MNR PNR, M से मैनेजरियल रेम्युनरेशन। फिर आता है निधि कंपनी, फिर R से आता है रिलेटेड पार्टी, PNR प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, फिर N से नॉन कैश ट्रांजेक्शन, और R से आता है RBI। वो इस तरीके से 16 क्लॉज होते हैं।
और हम हमारा कारो के क्वेश्चन आंसर ख़त्म करते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी हमने PDF में डाल दी है। अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अब PDF को रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो एक वीडियो ये सेपरेट इशू कर दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन कवर हो गए, सारी की सारी चीज़ें इधर कवर हो गई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है पूरा PDF रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया है PDF रिवाइज़ करने का, ठीक है। बाय।